व्यापारियों की संस्था कैट ने सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर अमेजॉन फ्यूचर डील की जांच तुरंत कराने की मांग की है। इधर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप की डील की जांच शुरू भी कर दी है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताइए कि ईडी किन पहलुओं पर जांच कर रही है? देखिए, अमेजन और फ्यूचर ग्रुप की डील के अंदर दो नए डेवलपमेंट जो है वो निकल करके आया है। सबसे पहले तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है उसने इस पूरे डील की जांच जो है वो शुरू कर दी है। उसने 28 अक्टूबर को फ्यूचर ग्रुप को एक नोटिस जो भेजा है और कहा है कि जितने भी इस डील से जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो ईडी को उपलब्ध जो है वो कराया जाए। ईडी खासतौर पर कि इस डील के अंदर आरोप है कि एफडीआई नियमों का उल्लंघन जो है वो हुआ, फेमा नियमों का उल्लंघन जो है वो हुआ। तो ईडी अब इन दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे मामले की जांच जो है वो करेगा। खासतौर पर कि जितने भी दस्तावेज है, चाहे वो ईमेल्स हो, चाहे इस डॉक्यूमेंट से इससे जुड़े हुए डील से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो, ईडी ने सब उसकी मांग जो है वो की और ईडी अपनी जांच में काफी तेजी जो है वो लेकर के आ सकता है। दूसरी तरफ जो व्यापारियों की संस्था केट है उसने भी सीसीआई को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस डील को जो मंजूरी दी गई थी उसको तुरंत वापस जो है वो लिया जाए। खासतौर पे कि जब डील को मंजूरी दी गई थी तो उसमें शर्तों में साफ लिखा गया था कि अगर कोई भी पार्टी ने अगर कोई भी फैक्ट जो है छुपाए हैं तो बाद में इस डील की मंजूरी जो है वापस जो है वो ली जा सकती है। दूसरा जो सीसीआई है उसके पास सेक्शन 45 के अंदर अधिकार है कि वो डील के जो मंजूरी दी गई है उसको रिवोक जो है कर पाए और जो भी कंपनी जिसने फैक्ट छुपाए उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगा पाए। तो सीसीआई को तुरंत इसके ऊपर एक्शन जो है वो करना चाहिए। खासतौर पे कि जो कैट है वो लगातार इस पर एक्शन करने की मांग जो है करती रही है। मार्च में भी उसने चिट्ठी जो है लिखी थी और इस डील की जांच करने की मांग जो है वो की थी, लेकिन अभी तक सीसीआई ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। तो जो कैट है उसने एक बार फिर से मांग की है कि इस डील की तुरंत जांच होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। इधर रेलवे अपने मोनेटाइजेशन प्लान पर तेजी से काम कर रहा है। सीएनबीसी आवास को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहले चरण में एसेट मोनेटाइजेशन में 18,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी खबर के साथ है दीपाली नंदा। दीपाली, किस तरह से आगे बढ़ेगा ये मोनेटाइजेशन प्लान? देखिए, हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर रेलवे ने एक पूरा प्लान तैयार किया है। खासतौर पर पहले और दूसरे चरण में कौन से एसेट्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें मोनेटाइज किया जाएगा, बकायदा इसकी लिस्ट तैयार की जा चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पहले चरण में जो एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जिन चीजों को शामिल किया गया है उसमें मुख्य तौर पर जो रेलवे के स्टेडियम्स हैं, रेलवे कॉलोनीज हैं या फिर जो हिल रेलवेज हैं जैसे कि दार्जिलिंग और माथेरन, यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के आधार पर। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पहला चरण है इससे 18,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इसी फिस्कल में ये लक्ष्य हासिल करने को भी कहा गया है। जितने भी अधिकारी इस पूरे स्कीम में इन्वॉल्व है उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन प्रॉपर्टीज को फास्ट ट्रैक पर लाया जाए और रीडेवलपमेंट की योजना को शुरू किया जाए। वहीं अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर जो गुड्स शेड्स हैं, गुड्स शेड्स और जो पैसेंजर प्राइवेट ट्रेन हैं उनको पीपीपी मोड पर मोनेटाइज किया जाएगा और फंड जुटाया जाएगा। अगर मैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करूं तो इसमें रेलवे सेक्टर से 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी की शुरुआत अब रेलवे ने कर भी दी है। इसी फिस्कल में 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में रेलवे लग चुकी है। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बात करेंगे बाजार की, जहां आज का दिन जद्दोजहद वाला रहा। खुलने के कुछ देर बाद ही बाजार जो लाल निशान में गया तो उसके बाद पूरा दिन हरे निशान में लौटने की कोशिश में ही निकल गया। आखिरकार बाजार लाल निशान में ही बंद हुआ, हालांकि आखिरी घंटे में उसने जरूर कुछ रिकवरी दिखाई। चलिए आज के पूरे मार्केट एक्शन का जायजा लेते हैं अपने सहयोगी सुमित मल्होत्रा के साथ। तो सुमित, आज बाजार के बड़े हाईलाइट्स क्या रहे? आज इनफैक्ट ये लगातार दूसरा दिन था जबकि इंडेक्स में तो इतना ज्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप आज भी बढ़िया तरीके से कामकाज कर रहा था। 1.5% 2% की तेजी, 1.5% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में आई एक समय में और करीब करीब आधे से 1% के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स पे आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। फ्रंट लाइन इंडेक्स आज लाल निशान में रहा। निफ्टी बैंक दोनों में ही आज बिकवाली रही, लेकिन आज कुछ जो कामकाज ठीक ठाक होता हुआ दिखाई पड़ा वो दिखाई पड़ा आपको सेलेक्टिव PSU बैंक्स के अंदर, सेलेक्टिव स्मॉल कैप मिड कैप फार्मा के अंदर, सेलेक्टिव IT के अंदर
जहां पर मिड कैप आईटी में जहां पर कुछ कुछ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज कैपिटल गुड स्पेस में थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन हर तरफ चाहे कोई भी आप सेक्टर को उठा लें, आपको मेजरली जो थोड़ा बहुत कामकाज दिखेगा वो मिड कैप स्पेस में दिखेगा। एक हाँ, एमएनएम में अच्छे नंबर्स का एक इंपैक्ट देखने को मिला और एक बढ़िया खरीदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर सेकंड हाफ के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी, इससे कुछ हद तक मार्केट को लोअर लेवल से जरूर सपोर्ट देखने को मिला। जी, तो सुमित, सबसे ज्यादा एक्शन कहां पे दिखा, किन शेयर्स में? देखिए हाँ, पूरे ऑटो स्पेस का सेंटीमेंट जरूर सुधरा है। एमएनएम के नंबर्स की वजह से भी कह लें या टीवीएस की खबर के बीच में कह लें, तो आज टॉप गेनर्स में निफ्टी के शुमार ऑटो स्पेस ही आपको दिखेगा। सबसे पहला नाम एमएनएम का, टाटा मोटर्स का, हीरो मोटोकॉर्प का, ये 3 नाम जो कि निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार हुए। एसबीआई में खरीदारी देखने को मिली। बिकवाली रही आज ब्रिटानिया में, जहां पर नंबर्स के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। एचडीएफसी बैंक में, एनटीपीसी, एचडीएफसी लिमिटेड में थोड़े बहुत बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज मिड कैप गेनर्स में शुमार रहा बीईएल का नाम, जहां पर एक अच्छी तेजी बनते दिखाई पड़ी। शुरुआती कारोबार से ही टाटा पावर, गुजरात गैस और टीवीएस मोटर, जहां एक समय में 11% की तेजी थी, ऊपरी स्तर बिकवाली के बावजूद भी हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट का नाम शुमार था। एमआरएफ का नंबर्स के बाद यहां बिकवाली आती हुई दिखाई पड़ी। बीएचईएल नंबर से पहले प्रेशर में रहा। गोदरेज प्रॉपर्टी में कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में लीड कर रहा था आरबीएल बैंक, आइडिया, आदित्य बिरला फैशन, जहां पर सेकंड हाफ के अंदर ज्यादा तेजी आई और साथ ही साथ जो कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी वो आई एमएनएम में नंबर्स के बाद आते हुए। एफ&ओ लूजर्स में कल की जोरदार तेजी के बाद जेके सीमेंट प्रॉफिट टेकिंग यहां पर, ब्रिटानिया, जीएसपीएल और साथ साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कुछ और ऐसे नाम है जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। और लास्टली पीएसयू बैंकिंग में बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक और एसबीआई, कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन मेजरली मार्केट के लिए अगर आज ट्रिगर की बात की जाए तो आज फ्रंट लाइन में इतना काम नहीं था, लेकिन हाँ एक बढ़िया मूव जो था वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जी, बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर राफेल विमान सौदे पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो चली है। बीजेपी ने इस सौदे से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आने के बाद कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। सबसे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फ्रेंच मैगजीन की एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ट्विटर पर लिखा कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी ने एक बिचौलिए को 14.6 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि यह रिश्वत 2007 से 2012 के बीच में दी गई, मतलब तब दी गई थी जब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी। यह रिश्वत सुषेण गुप्ता के जरिए भारत में पहुंचाई गई थी। सुषेण गुप्ता वही कारोबारी है जिसे भारतीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। सुषेण गुप्ता की गिरफ्तारी पहले अगस्ता वेस्टलैंड सौदे की जांच के दौरान की गई थी। फ्रांस की मैगजीन मीडिया पार्ट के जिस आर्टिकल का जिक्र अमित मालवीय ने किया उसमें यह भी दावा किया गया है कि भारत की जांच एजेंसियों को भी इसकी जानकारी है। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी राफेल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और इसे सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए सरकार पर कई आरोप लगा दिए, जिसका जवाब देने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए और कांग्रेस पर ही घोटाले का आरोप लगा दिया। आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कांग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है आपसे। तब मोदी सरकार ने दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नेगोशिएशन टीम की आंतरिक कागज हैं, जो पत्र यूरोफाइटर ने अरुण जेटली जी को लिखा था, अति गोपनीय पत्र है। वो तमाम चीजें एक दलाल के पास आपको मिलती हैं और आप कोई एफआईआर नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप हमें बताइए आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ? किसने ये गोपनीय कागज लीक किए? क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? राफेल पर एक दूसरे के हमलों के बीच राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,
कि जब पक पक पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत और डरो मत। यह है राहुल गांधी का ट्वीट। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में दिवाली का जोरदार जश्न मना है। दिवाली वाले हफ्ते में मुंबई में रिकॉर्ड 1441 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि हफ्ते में 3 दिन ही काम हुआ था। इतना ही नहीं, 8576 रजिस्ट्रेशन के साथ मुंबई में अक्टूबर में प्रॉपर्टी बिक्री ने 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिकने वाली प्रॉपर्टी में 53% प्रॉपर्टी 1 करोड़ से कम की थी, जबकि 43% प्रॉपर्टी 1 से 5 करोड़ रुपए बीच की कीमत की थी। बिकने वाली प्रॉपर्टी में सिर्फ 4% ही ऐसी थी जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। और अब कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी आ शॉर्ट ऑफ लाइफ। तो कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी आ शॉर्ट ऑफ लाइफ कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर की आशंका को देखते हुए बिहार में टीकाकरण की रफ्तार फिर से तेज कर दी गई है। खासकर छठ में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी नागरिकों की भीड़ को देखते हुए कुछ जिलों में शुरू की गई है अनोखी पहल बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले प्रवासियों का बिहार आना शुरू हो जाता है। खासकर छठ की तो बात ही निराली है। ऐसे में बेशक इस दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा भी उफान पर होता है, लेकिन प्रवासियों की घर वापसी कोरोना संक्रमण की वजह न बन जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन इस बार पूरी तरह चौकस नजर आ रहा है। छठ का महापर्व है और बहुत सारे लोग जो हमारे हैं वो बाहर से भी आके छठ मनाने के लिए आते हैं और कोरोना की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि जो भी आदमी बाहर से आता है, चाहे बस से आए चाहे ट्रेन से आए, तो उसकी 100% हमको कोरोना की जाँच करानी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई चूक नहीं चाहती। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग और सीतामढ़ी जिला प्रशासन की संयुक्त टीम रेलवे स्टेशन पर डटी है, ताकि दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले कोई भी यात्री बिना वैक्सीनेशन स्टेशन के बाहर पाँव न रख सके। अगर लोग टीका लेके बाहर से नहीं आए तो उनका टीका नहीं करना है। तो इसलिए लोगों का यहाँ बहुत सहयोग भी है और हम लोग बहुत खुश हैं कि वो अपना स्वस्थ होकर सुरक्षित रूप से अपना छठ मनाएं। बेशक त्योहारों का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है, लेकिन खुशी का ये मौका मुसीबत का सबब न बन जाए, इसके लिए जरूरी है सावधानी बरतना। उम्मीद है सीतामढ़ी जिला प्रशासन की तरह प्रदेश के बाकी जिले भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन पर पूरा जोर देंगे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों में राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 372 रहा, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर में कई जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने सभी हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर्स को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी एजेंसियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कम किराया तय करने के लिए कहा है, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा कोयला आधारित संयंत्रों की जगह गैस आधारित संयंत्रों से बिजली उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई है। साथ ही निगम कर्मचारियों को पानी के छिड़काव का काम तेज करने के लिए कहा गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।